वेलकम टू इंडियन एस्ट्रो साइंस। इंडियन एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये जो हमारे श्रोताओं के कुछ सवाल थे उनके ऊपर इस वीडियो को बना लेते हैं। देखिए, मैंने शुरुआत में ही शायद उस टाइम 5वीं या 6वीं वीडियो थी तब समझाया था। बहुत सारे लोगों के साथ बातें हो रही थी, जो किताबों में लिखी हुई चीजें थी वो बिल्कुल पीछे हटती जा रही थी। हम उसको लगाते थे, शायद जिसने ओरिजिनली चीजों को लिखा था उसको सब कुछ पता था, लेकिन ट्रांसलेशन होने के बाद जब चीजें बाहर आई तो बहुत कुछ बदल गया। क्योंकि आप ये समझो कि किस जमाने की भाषा थी और आज के जमाने में उसको डिसाइफर कर पाना शायद मुश्किल है। तो चीजें कहीं ना कहीं तो बदली, लेकिन जिंदगी कभी नहीं बदली। अगर जिंदगी में परेशानी है इसका मतलब कि वो रियलिटी है, और हमने इसीलिए रियलिटीज को पकड़ के खोजना शुरू किया। यही कारण था कि जब पहले एक श्रोता ने कहा था कि पराशर जी ने इसमें ये नहीं दिया, फिर भृगुनंदी नाड़ी और नाड़ी शास्त्र ये सब कुछ किताबों में तो सारी चीजें ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि ट्रांसलेशन किस लेवल पे सही हो सकता है। आप एक अच्छे किसी सब्जेक्ट के टीचर हैं तो आपको चीजें अच्छे से आती है, आपने मुझसे बोला, अब आपने बोल दिया, मैंने अपने तरीके से उसको लिख दिया, तो हो सकता है ना कि आप जो उतना बेहतर समझाते वो शायद ना होता। मैं अपने तरीके से समझाने के चक्कर में चीजों को बदल गया। तो मुझे यही एक चीज लगती है कि एस्ट्रोलॉजी में गड़बड़ नहीं है। मैंने शुरुआत से एक ही बात को कहा है, अगर वैदिक मैथमेटिक्स ठीक है तो फिर कोई कारण नहीं है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी फेल हो जाए। अगर उनके वो फॉर्मूले सही थे तो वैदिक मैथ्स के फॉर्मूले के साथ साथ वैदिक एस्ट्रोलॉजी का फॉर्मूला सही होगा। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि हम उसको अप्लाई करना नहीं जानते। अगर हम एप्लीकेशन नहीं जानते तो ये हमारी गलती है ना, वो नॉलेज की गलती थोड़ी है। यही वाले कंसेप्ट को लेके हमने पूरी की चैनल को शुरुआत की थी। तो उसके अंदर एक चीज आती है, जब मैंने विवाह वाले वीडियो में इस बात को खासकर बताया था कि उस महिला ने मुझसे ये बोला कि सभी पंडितों ने देख लिया है, आप ये बताओ कि इसमें नया क्या हो रहा है। तो उनकी जिंदगी में जो चल रहा था उसका कोई ना कोई एक कारण तो था। फिर उसको मैंने कहां से जोड़ा था? फिर मैंने जोड़ा था कि जब राम जी का जन्म हुआ है तो वहां पे भी तो एक श्राप काम कर रहा है। इसका मतलब कि आपकी जिंदगी में कोई एकाध चीज ऐसी फंसी है जो कि आपको अटका ही देती है, उस सिचुएशन को आप क्रॉस नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों को राम जी की कुंडली पता होगी, मुझे तो नहीं पता, बट मैंने जितने भी लोगों से सुना और देखा है वो बस ऐसी कुंडलियां बना देते हैं और बता देते हैं। हम लोग भी क्या है, सुनते हैं, समझ लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 और 3। उच्च का सूर्य बिठा दीजिए, उच्च का शनि बिठा दीजिए, उच्च का मंगल बिठा दीजिए और उच्च का गुरु बिठा दीजिए, जुपिटर गुरु, और यहाँ चंद्रमा भी बिठा दीजिए। ऐसी कुंडली वो बना देते हैं। ठीक है, अब एक बात है जो कि हमें सोचनी चाहिए कि सूर्य से 7th या 6th हाउस की तरफ एक ग्रह आके बैठा है, वो है ये शनि। ठीक, सूर्य से बिल्कुल सामने है। और यहीं से इस कंसेप्ट को मैंने शुरू किया था, कर्स ऑफ गॉड। ठीक है, श्रापित ग्रह। इसके अलावा किसी किताब के अंदर अगर ये लिखा हुआ मिल जाए तो फिर तो बहुत बड़ी बात है, फिर तो मैं सबसे बड़ा ऋषि माना जाऊं अपने आप में, बट ऐसा मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने उसको डेवलप किया था। जितने वो कर्सेस बताते हैं वो 5th हाउस एंड ऑल उस तरीके से बताते हैं कि श्रापित है तो सर्प का श्राप है, या वो संजय रथ जी बताते हैं। ठीक है, मैं वाले श्राप की बात करता ही नहीं, क्योंकि मेरे को उतनी डीप नॉलेज नहीं है कि पूर्व जन्मों में क्या हुआ होगा। जिनके में पता था हमने उससे उस कंसेप्ट को निकाला। ये शनि जो है ये इस कुंडली में 7th हाउस ऑफ मैरिज का लॉर्ड था, और ये 8th हाउस हैप्पीनेस ऑफ मैरिज का लॉर्ड था। श्री राम जी की यही कुंडली मोस्टली लोग यूज करते हैं। कुछ का मत है कि 5 नंबर से बननी चाहिए, कुछ का है कि 4 नंबर से बननी चाहिए। हमें इस लॉजिक में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो 4 से बनती हो या 5 से बनती हो। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब कोई ग्रह सूर्य से, क्योंकि सूर्य ही तो आत्मा है, जन्म किसने लिया है? आत्मा ने लिया है। शरीर क्या है? वो तो नश्वर है। डेथ का कंसेप्ट ही यही है कि जिस दिन नवमांश अपनी
पावर कंप्लीट कर लेगा और जिस दिन दशमांश अपनी कैपेसिटी कंप्लीट कर लेगा उस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। शरीर जो है वो इसी धरती पर रह जाएगा, आप निकल जाओगी। ठीक है, इसीलिए ऊपरी तौर पे हम बात करें तो सूर्य से जब भी कोई ग्रह छठे घर में या सातवें घर में पाया गया तो एक रफ ग्राउंड बन गया कि कहीं वो श्रापित ना कर दे। ठीक है, मैं यहां पे उसको समझाऊंगा श्रापित कैसे, हम उसको देखेंगे। यहां पे जब हम देखते थे श्री राम जी की कुंडली में तो 7th हाउस का लॉर्ड और 8th हाउस का लॉर्ड, मैरिज एंड मैरिटल हैप्पीनेस, ये क्या हो रही थी, ये कहीं ना कहीं पर सूर्य से बिल्कुल सामने आ रही थी। और आप सभी को पता है सीता जी का हरण हो जाता है। सीता जी के हरण के बाद भी हम बात करें तो वो कहते हैं कि अब अग्नि परीक्षा दो। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि रावण अच्छा आदमी था, उसने जो है सीता जी का कुछ भी बुरा नहीं चाहा, बुरा नहीं किया। तो कंसेप्ट अपने अपने होते हैं। जिसने रावण संहिता पढ़ी है उसको पता है कि नील कुबेर का श्राप है, अगर तुमने किसी महिला को छू दिया तो सिर फूट जाएगा पूरी तरीके से, इसलिए वो चाह के भी नहीं छू सकता था। अब नॉलेज अपनी अपनी, जिसको जैसी नॉलेज है वो उस तरीके से, उस नजरिए से चीजों को देखता है। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास एक ही नॉलेज थी और मेरे पास उसी से नजरिया आया था कि अगर पहले देखें तो वहां पे दिखता है कि विष्णु जी को श्राप आता है नारद जी के द्वारा कि आप जब जन्म लोगे आपको अपने धर्मपत्नी से दूर रहना पड़ेगा। तो वो चीज पूरी जिंदगी चला, भले वो लड़ाई खत्म हो गई हो, खत्म होने के बाद अग्नि परीक्षा हो गई हो, उसके बाद भी उस चीज का त्याग हो गया। ठीक है, इस कारण से मैंने इस वाले कंसेप्ट को यहां पे उठाया कि सूर्य से ये सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं श्रापित है, और जब वो श्रापित है तो उसके जो भी भाव होंगे वो भाव के फलों को लेकर इंसान मजबूर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, ताकि उसे याद करना पड़े कि क्या हुआ था कि मैं इस चीज को लेकर परेशान होता हूं। यही कारण था कि जब भी मैंने किसी से कहा है कि कोई ग्रह श्रापित है तो वो ग्रह जहां बैठा हो प्लस जहां जहां का स्वामित्व रखता हो, कई बार वहां की चीजों को दे तो चुनौतियों के साथ दे, परेशानियों के साथ दे, या फिर दे ही ना। ठीक है, अब वो कर सकता है नहीं कर सकता ये तो मैं भी नहीं जानता, अभी भी मैं उस पर रिसर्च ही कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कोई भी चीज किताबों में लिखी नहीं आती। लोगों की जिंदगियां आती हैं, उनके साथ परेशानियां दिख रही होती हैं, 2 साल 3 साल से उनके साथ कंटिन्यूअस कन्वर्सेशंस हो रहे हैं, तब जाके चीजें निकल के आ रही, किसी बुक से निकल के नहीं आ रही। तो यहां तक ये चीजें थी। अब मैं आता हूं कि हम इसको इसमें लगाते कैसे। जब हम इसको अप्लाई करने जाते हैं तो काल चक्र होता है एक, जिसे आप लोग वास्तु के लिए इस्तेमाल करते हो ना, वो उसको कहते हैं काल चक्र। तो वहां पे आपको एक देवी का नाम मिलेगा। ठीक है, वो देवी जो है उन्हें कहते हैं नृत्ति। ठीक है, नृत्ति। अब ये नृत्ति कौन है, हम लक्ष्मी जी को जानते हैं, उन्हीं की बहन का नाम है नृत्ति। और ये जो है, अगर मैंने कहा था हमेशा एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, लक्ष्मी जी अगर हैप्पीनेस को दिखाती हैं, धन के सुख को दिखाती हैं, तो नृत्ति जो है वो परेशानियों को दिखाती है। वो एक तरीके से ऐसी बाधाएं हैं जिनको पार पाने के लिए चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। कुछ लोगों का मानना है कि नृत्ति जो है वो काली माता को भी कहते हैं। ठीक है, ये कुछ यूट्यूब्स के अंदर आपको मिल जाएगा, कुछ गूगल्स के अंदर मिल जाएगा। हमें तो उसमें भी ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं, हमें तो इससे मतलब है कि हाँ, यहाँ पे जो देवी का वास है वो कहीं ना कहीं जिंदगी में चुनौतियों को लेकर आती हैं, वो कहीं ना कहीं परेशानियों को देती हैं। उनका काम है उन चीजों से रोकना जिसे कि आगे ना बढ़ने दिया जा सके। दूसरा एक कंसेप्ट और है जिसको लेके मैं कई बार रुक जाता हूँ कहते कहते, वो ये कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन को लोग कहते हैं कि राहु का यहाँ पे वास होता है। ठीक है, इस कारण से जब कभी भी राहु श्रापित दिखने लगता है तो मैं खुद चकराता हूं कि ये तो यहाँ का स्वामित्व रखता है, परेशान करेगा या क्या करेगा। लेकिन इसको दूसरे तरीके से समझ लें, जब भी हम देखते हैं किसी ग्रह को और वो ग्रह की दिशा हमें साउथ वेस्ट मिल जाती है, कहां से देखता हूं मैं मोस्टली सूर्य से देखता हूं। सूर्य से देखता हूं तो सूर्य से देखने पे यदि मुझे वो इस दिशा में ग्रह मिल जाता है तो फिर मैं समझ जाता हूं कि इस कुंडली के अंदर ये एरिया है जहां पे परेशानियां आई। जैसे आपने जिसने ये सवाल पूछा था, उनकी कुंडली में मैंने कहा था सीधे सीधे केतु श्रापित है, 2nd हाउस जो कि कुटुंब होता है, वहां पे चुनौतियां देखने को मिलेंगी।
एक जातक की कुंडली में मैंने कहा था कि राहु ही श्रापित है। अब ये मालूम है, ये सबसे बड़ी मुसीबत वाली बात है, राहु वहां का देवता भी है और वहां पे श्रापित भी हो जाए ये कहना। तो इसका दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि जातक जैसे पंचम भाव में राहु श्रापित था, तो राहु श्रापित है लेकिन राहु वहां का स्वामित्व है, तो उनके पास बहुत ही हाई इंटेलिजेंस हो सकती है, तुरंत किसी चीज को कर पाने की क्षमता हो सकती है। इसीलिए वहां पे जब राहु वाली कंडीशन आई थी तो मैंने ये कहा था कि यहाँ पे इन एरियाज में चुनौतियां आ सकती हैं, क्योंकि हम अपने सोच से जो चीजें चाह रहे होंगे शायद वहां पे उतनी ना बने। लेकिन जब अंदर के चार्ट्स में जाके इस एरिया के अंदर उनके चंद्रमा को देखा था, तो मैंने कहा था कि चंद्रमा तो 100% श्रापित है। मन की लालसाएं परेशान कर सकती है, मन ना लगना परेशान कर सकता है, चंद्रमा के सारे कारक ग्रह परेशान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर देवी के तौर पे देखें तो वहां पे कर्स ऑफ गॉड मृत्यु देवी का वास है, वहां पे चुनौती आएगी। या फिर अगर वहां पे राहु का भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है, तो राहु क्या करता है, डिजायर्स पैदा करता है। जो भी प्लेनेट इस डिवीजन के अंदर आ जाएगा, इस एरिया के अंदर आ जाएगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन जो है ना, राहु एक माया, एक कोई ना कोई कंफ्यूजन लगाने का काम जरूर करेगा। इस कारण से मैंने ये चीज कही थी कि इधर जब भी कोई ग्रह आया, आप यकीन मानो आपकी कुंडली में वो जहां बैठा है और जहां जहां का वो स्वामित्व रखता है, वहां पे उसने परेशानियां लगा के रखी। और ये हर चार्ट्स के अंदर प्रैक्टिकली प्रूव हुआ है। आप ऐसा कोई भी चार्ट लेकर आओ जिसमें कि ग्रह अगर इस एरिया में बैठा हो और वहां पे जिन स्वामी है, वो जिन भावों का स्वामी है वो ग्रह, उनमें परेशानी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बल्कि तरसा देता है उस चीज के लिए जहां का वो स्वामित्व रखता है, ये मेरा अनुभव कहता है। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई। ये जो है ये दिशाएं होती हैं, इसमें दो दिशाएं और होती हैं, एक होती है अनंत और एक होती है ब्रह्मा। मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, क्योंकि जो लोग भी फर्जी एस्ट्रोलॉजीज कर बैठे हैं वो अभी इस वाली बात को नहीं कहते या नहीं जानते। यही रीजन था, मैंने आपसे कहा था ये किसी किताब में नहीं आया, ये बस कहीं से आया हुआ एक ज्ञान है जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं, और अभी हम सक्सेसफुली इस चीज को लगा के देख के बोल पा रहे हैं, और श्योरिटी रहती है कि जब हम ये बोल रहे हैं तो ये वहां पे जिंदगी में हो रहा है। ठीक है, ये हुई पहली वाली चीज। दूसरा एक सवाल और था, उन्होंने बोला था D91 लाभ नवमांश। मेरे को तो आज तक कभी किसी किताब में नहीं मिला है ना, इसीलिए मैं तो क्या बोलूं कि D91 कहां से लेकर आऊंगा। लेकिन एक बात आप सोच के मुझे बताना, जो बात मुझसे बोली गई कि D91 जो है नवमांश में 91th नवमांश आपको बता देगा कि आपका क्या लाभ होने वाला है और सब कुछ, तो कुछ सोचने वाली बातें हैं। बेसिकली नवमांश की बात करते हैं तो होते हैं 9 अंश। ठीक है, जब दशमांश की बात करते हैं तो होते हैं 10 अंश, 10 दिशाएं, 10 अंश। जब 11 की बात करते हो आप तो होते हैं 11 अंश। ठीक है, रुद्रमांश। फिर आता है D12 जो कि होता है द्वादशमांश, जो कि हम पेरेंट्स के लिए देख लेते हैं। तो D12 तक तो भैया पराशर जी ने बताया मुझे। ठीक है, D13 तो कभी बताया ही नहीं, ये मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, उस जमाने के सबसे ज्ञाता इंसान ने D13 की बात ही नहीं कही है, पहली बात समझ लीजिए। दूसरी बात, D14 भी मैंने कहीं पे नहीं सुना, वो D16 और बाकी चीजें जो है चलती हैं। 14 भी फिर भी ठीक ठाक है, 16 और चीजें चलती हैं। कुछ ऐसे डिविजनल चार्ट्स हैं जिनको कि फोर फादर्स ने बताया ही नहीं, यानी कि उसके अंदर के अंशों की बात तो की ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात ये कि आप इसके आगे के जितने भी डिविजनल चार्ट्स में जाओगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने रिसर्च के लिए तो बहुत सारे चार्ट्स बनाते हैं, मैं खुद भी बनाता हूं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनाता, मैं खुद भी बनाता हूं। मैं D10 को D10 से मल्टीप्लाई करके D100 भी बनाता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि वहां पे अंशाज नहीं है और मैं अंशाज को डाल नहीं सकता। हाँ, मुझे हिंट्स और इंडिकेशंस आते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली उन चीजों पे काम कर रहा हूं, तो मेरे पास हिंट्स आते हैं, मेरे पास इंडिकेशंस आते हैं, लेकिन मैं उसको आप लोगों के लिए ओपन अप नहीं कर सकता। रिसर्च का काम अपनी जगह तक ठीक है, बट रिसर्च का ये अर्थ नहीं कह सकते ना कि हम उसको आपको ऐसे दे दें। कारण क्या है? कारण ये है कि
कुछ पर्टिकुलर चीजें जो पुरानी उसमें मेंशन्ड नहीं थी, तो क्या वो बेवकूफ थोड़ी थे कि उन्हें लिख के नहीं गए? कोई कारण होगा कि अगर वो चीज नहीं एग्जिस्ट करती होगी तो नहीं हो रहे होंगे। ये एक रीजन बनता है सबसे पहले कि हम किसी भी चीज को बोल रहे हैं, किसी भी चीज को सुन रहे हैं, तो उसको अप्लाई करके देखें कि हमारे पास वहां आने कैसे। ठीक है, अब आप मेरे को एक सवाल का जवाब दो। आप आना चाहते हो D91 पर, D91 पर मेरा सॉफ्टवेयर एक कैलकुलेशन है, वो लगन को डिवाइड कर देगा 91 हिस्से में, बना देगा वो D91। ये मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। चुनौती क्या है कि मैं अगर D91 को आपके सामने लेकर आना चाहूं, तो उस कंडीशन में ये 91 का फैक्टर आएगा कहां से? या तो ये 91 आता 7 इंटू 13 से, ठीक है, या फिर किससे आता? 13 इंटू 7 से आता। मेरे पास D7 तो एग्जिस्ट करता है जो संतान के लिए देख सकता हूं, लेकिन D13 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये तो मुझे किसी ने बना के नहीं दिया। मैं 7 इंटू 13 करने जाऊंगा तो 13 कहां से लेकर आऊंगा? ये सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, साइक्लिक वाले कंडीशन में मैं इसको तो बना दूंगा, लेकिन मैं ये बना ही नहीं सकता। ये मेरे सामने सबसे पहली चुनौती है। ठीक है, एक ये रीजन है कि इस वाले चीज को मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। आप मुझे बताना कि जिन्होंने अभी वो वीडियो बनाई है उनसे पूछ के बताना कि D91 वो कैलकुलेट कहां से करेंगे। ठीक है, मैं आपसे कह भी रहा हूं सॉफ्टवेयर यहां से कर देगा, लेकिन हम इस वाले तरीके से जाएं तो नहीं आएगा। फिर उन्होंने जो कहा है अब उसके ऊपर चलते। उन्होंने ये कह दिया है आपसे कि भाई अगर कोई ग्रह इस 11th हाउस में, ये 11वां भाव होता है, यहां पे कोई ग्रह बैठा हो और ये उठ के आपको यहां पे नवमांश में दिख जाए। ठीक, अब मानता हूं मैं कि नवमांश में आऊंगा तो नवमांश में 9 अंश होंगे। इस राशि में 1 से लेकर 9 अंश हैं। यहां पर कितने आएंगे? 18 तक ही आएंगे ना। 9 इंटू 2 कहां से आएगा? 10 से लेकर 18 तक आएगा। यहां पे जब हम हमेशा लेने चलेंगे तो अब यहां पे कितना आएगा? 19 से चलना शुरू करेंगे और कितने तक जाएंगे? 9 इंटू 3 27 अंश यहां जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं 28 से शुरू करते हैं। ठीक है, 28 से शुरू करेंगे तो 9 4 जा कितना हो सकता है? 36। यहां पे खत्म कर देते हैं। यहां पे आ जाता हूं, यहां पे आऊंगा तो कितने हो जाएंगे? 37 से चलना शुरू करते हैं। 5 है, कितने होंगे? 45। तो यहाँ पे 45 अंशा कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं यहां से, ये 46 से शुरू करेंगे तो 46 से शुरू करेंगे, 6 है ये हाउस और ये 9 है, कहां तक जाएगा? ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 54 जाना चाहिए। मैथ्स तो मेरी भी अच्छी नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद ये है 7th हाउस, 54 से बढ़ना शुरू करो, 55 से अंशा शुरू होंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये शुरू होने के बाद कहां पर जाएगा? 9 7 जा 63, तो ये मैक्सिमम जा सकता है 63 तक। आप मुझे ये बताओ, यहां पे बैठा हुआ ग्रह अगर है, वो इसके अंदर आके बैठा है, उनके हिसाब से 11th हाउस में बैठा हुआ ग्रह, वो कह रहे हैं कि वो जाके बैठ जाए 7th हाउस में, तो यहाँ पे कौन सा अंश है कि 91 बता रहे हो? आप ये बताओ, 91 कहां बनना चाहिए था? लगाओ आप यहां से, 64 यहां से बनना चाहिए। 64 बनने के बाद कितना तक आएगा? 72 तक आएगा। 73 यहां से शुरू करते हैं हम लोग, 73 के बाद मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 या यहाँ पे 81 कंप्लीट होता है। इसके बारे में तो हमें वर्णन मिलता है। ठीक है, नवांश 81 मिलता है, D81 आता है। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, 82 से यहाँ पे कहानी शुरू होगी और ये कहां तक जाएगी? 90 तक जाएगी। 9 इंटू 10, 91 तो यहां बनना चाहिए ना भाई। यहां से बनाइए आप और इसके बाद इंटू 9 कर दीजिए, कितना होगा? 99 तक यहां जाना चाहिए। अगर हम नवमांश कह रहे हैं, नवमांश में तो फिर ये 9 अंश ही होंगे ना। उसके अंदर कहां, आप बताओ? वो 91 यहां पे आना चाहिए, वो बोल रहे हैं साहब यहां आ रहा है, तो कैसे काम होगा? मतलब जेन्युइनली प्रैक्टिकली उस चीज को आप हो सके तो पूछ के बताना मेरे को, क्योंकि मेरे हिसाब से तो लॉजिक में शायद कुछ गलती हो रही है। लेकिन मैंने बोला ना कि ये रिसर्च का एरिया है, तो रिसर्च के एरिया में उन्होंने अपनी मेहनत की होगी। मेहनत करने के बाद उन्होंने चीजों को निकाला होगा, तो टेक्निकली एक बार उसको समझा दें कि कैसे लेकर आए हैं, तो फिर तो मैं भी एक्सेप्ट कर पाऊंगा। वरना अगर वो लॉजिक जो आप कह रहे हो उन्होंने बताया वो लगाना चाहिए, तो फिर ये कहना चाहिए ना कि 11th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट दोबारा से 11th में आ जाए, वर्गोत्तम हो जाए, तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो 91 अंशा में होगा, क्योंकि यहाँ पे 91 से लेके 99 अंशाज मौजूद हैं। 7th हाउस में 91 अंशा कौन सी कैलकुलेशन लेकर आती है मेरे को नहीं पता। हाँ, अगर एक भाव में 13 अंशा निकाल देते होंगे वो, कि यहाँ पे 13 अंशा निकालते होंगे, तो वो 13 अंशा आता कैसे, फिर ये पूछना पड़ेगा।
ठीक है। एक्चुअल क्या है कि सब यूट्यूब का जमाना है। यूट्यूब के अंदर जब एक नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हो जाते हैं, व्यूज काउंट हो जाते हैं, तो अर्निंग शुरू हो जाती है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि ना आप ऐसे वीडियोस को देखते हो कि बस अब किस्मत चमकने वाली है, अब ये होता है। जैसे ही हम ऐसी चीजें को पढ़ते हैं ना, तो एक बॉडी में एक हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है और वो खुश होता है कि अरे वाह क्या चीज बोल दी, चलो फटाफट देखते हैं। इसके तहत आप लोगों के साथ क्या किया जाता है, एक खिलवाड़ किया जाता है। ठीक है, इस बात को अच्छे से याद रखना कि हर इंसान अच्छी अच्छी चीजों को देख के, थंबनेल अच्छा देखकर आपके यूट्यूब पे आता है और यहां पर आने के बाद आप तो व्यू कर जाते हो। जब आप अपने व्यूज को दे जाते हो और बेवकूफी के चक्कर में कि ये बहुत अच्छा बताएंगे, बहुत सब्सक्राइब हो जाते हैं ना, तो चुनौतियां होती हैं, क्योंकि उनको तो इससे बन रही होती है अपनी एक अर्निंग। और आप यही चीजों को ढूंढते रह जाते हो पूरी कुंडली के अंदर कि उसने बोला था, वो आया, लगाया, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं थे, हमने वो चीजें पढ़ी नहीं थी। आप ठंडे दिमाग से जो मैंने ये सारी कैलकुलेशन आपको बोली है, आप उसको करके देखना और मुझे ये बता देना कि भैया अगर D91 आप कह भी रहे हो, मैं इस वाले तरीके से बना दूंगा, मेरा सॉफ्टवेयर भी बना देगा, लेकिन मुझे ये बताओ D13 नहीं है मेरे पास, D7 नहीं है, मैं कोई अंशांश को कनेक्ट कर ही नहीं सकता। आप 7th हाउस में 91th अंशा कैलकुलेट कैसे हुआ, ये करके मुझे बताना। उसके बाद फिर हो सकता है कि मुझे समझ में आए कि उन्होंने किया क्या है। मैं इसलिए कह रहा हूं, जिसने किया होता है उसी को वो पता होता है। बाकी दूसरों को जो ज्ञान दिया जाता है वो फिर उनको समझ ही नहीं आता। जैसे कि मुझसे पूछा गया कि आप श्रापित क्यों बोलते हो, मैंने आपको बताया कि एक पूरा जो डायरेक्शन है वो नृत्य के पास है, वहां पे वो आता है। मैं दिखा दूंगा कर्स ऑफ गॉड की लाइन पे वो प्लेनेट आपको दिखेगा, तभी मैं आपसे बोलूंगा कि भैया वो ग्रह श्रापित है, वो आपकी जिंदगी में परेशान कर रहा है। मैं बिल्कुल 100% की श्योरिटी के साथ चीजों को बोल रहा होता हूँ कि वो चीज दिख रही होती है। यहाँ पे अगर वो ये कह रहे हैं तो वो ये कैलकुलेशन समझा दें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 91th फिगर कैसे आता है, अगर ये आ रहा है तो फिर वो बातों में ठीक है, और अगर नहीं आ रहा तो फिर वो अपनी यूट्यूब के जरिए अपनी कमाई कर रहे हैं, आप लोगों के साथ सिर्फ एक जुल्म किया जा रहा है ये बता के कि ऐसा कुछ होता है। फिर हम लोग उस चीज को सोचते हैं कि हाँ सामने वाला जानता है, बता रहा है, बट वो उसकी डेप्थ नॉलेज नहीं बता रहे, तो फिर उसमें सिर्फ अपने व्यूज को हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये चीज होती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यूट्यूब के अंदर बहुत सारे चैनल्स हैं, आप देखोगे बहुत पैसा खर्च करते हैं वो लोग अपनी शुरुआत को करते हुए। मैं अभी कहीं पर भी आपको उतना हाईली डेवलप करते हुए नहीं दिख रहा, क्योंकि उनको पूरा मनी उसी से बनाना है। जितना मनी उतना बनाना होगा, उतना इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ताकि चमक जितनी होती है ना, उतना अट्रैक्शन होता है। आप जब चमक के पीछे जाते हो, उस अट्रैक्शन के पीछे जाते हो, तो आपको नॉलेज नहीं, आपको उसकी चमक खींचती है। अगर एक्चुअल में नॉलेज होती है तो फिर आप देखो वो लोग ज्यादा चमक नहीं दिखाते। आप यूपी मिश्रा जी के चैनल को देखिएगा, उनमें बहुत ज्यादा कोई चमक नहीं है, लेकिन उनके पास उनका खुद का असली कुछ ज्ञान है। ऐसी चीजें हैं कुछ लोगों के पास, लेकिन वही है कि वो ऐसी चीजों में नहीं जा रहे। बाकी जिन लोगों को सिर्फ यूट्यूबिंग ही करनी है वो ऐसे चीजें करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है शायद ये एक रीजन हो सकता है। बट आई डोंट नो कि उनका 91th 7th हाउस में कैसे आता है। आप कहीं से भी निकल रहा हो तो प्लीज मुझसे शेयर कीजिएगा या उनसे एक बार पूछिएगा, उसके बाद मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।